हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आज हम लोग ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, वायु और अम्ल वर्षा। आपको पता होगी पिछले साल जब सीटेट का एग्जाम हुआ था 2021 में, तो एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा से जो है 2 क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में ईवीएस में पूछे गए थे और तकरीबन हर एक शिफ्ट में जो है पूछा जा रहा था। 2021 में भी पूछा गया है और 2020 के भी सीटेट के एग्जाम में एसिड रेन से पूछा गया है। और यहां पर आपको बता दें, वायु यानी वायु प्रदूषण से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो आज की जो क्लास है अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चंस आज आप पक्का कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं कि जबरदस्त तरीके से वीडियो मिले, हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों को भी बुला लें जिससे उन लोगों की भी तैयारी अच्छे से चल जाए। क्योंकि आपको पता है कि ईवीएस और सीडीपी के अच्छे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलते हैं। तो यहां पर थ्योरी कराई जाएगी प्लस आपको एमसीक्यू भी कराया जाता है और पेडागोजी सेक्शन भी आपको कराया जाएगा। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री चलती हैं, यहां पर कुछ भी आपको पेड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वायु क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि वायु जो है गैसों का मिश्रण है। वायु में जो है 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा धूल के कण व जलवाष्प भी आपके एयर में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीधा सा आपको याद रखना और आपके एग्जाम्स के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बन जाएगा कि वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो 78% आपकी नाइट्रोजन और 21% आपकी ऑक्सीजन और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का काम क्या है और नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे पहले यह कहा जाएगा कि यह गैस वायु में सबसे ज्यादा 78% पाई जाती है और यह गैस जो है पौधों के लिए अति आवश्यक है। आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए जरूरत होता है और जब नाइट्रोजन पौधों में जाएगा तो वहां से जो चीजें हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए पौधे तो हो गए, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जितनी भी दलहन वाली चीजें होती हैं, दलहन जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, ये सब चीजें होती है, उसमें नाइट्रोजन जब जाएगा तो वहां पर उनकी जड़ों में एक राइजोबियम होता है। राइजोबियम के द्वारा जो है वहां पर प्रोटीन वाली चीजें जो है उसमें हो जाती हैं और जब हम लोग चने खाते हैं या मटर वाली चीजें खाते हैं या दलहन वाली चीजें खाते हैं तो हमको भी प्रोटीन मिलती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जितना काम पौधों के लिए करता है उतना ही काम जो है हमारे लिए भी करता है। यह गैस आग जलने में सहायता नहीं करती है। तो आपके एग्जाम में सीटेट में एक बार आया था कि निम्न में से कौन सी गैस है जो आग जलने में सहायता नहीं करती है, तो आपका आंसर जो है नाइट्रोजन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। वायु का 21% भाग जो है ऑक्सीजन का बना होता है। यह गैस सभी जीवों व पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। इसे प्राण वायु भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि निम्न में से किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है तो आपका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। और यह गैस जलने में सहायता करती है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा आप किसी भी चीज को जला नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख रहे हो तो आप इनको आराम से हर एक पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिए। ये वही पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला यहां पर बात करें अन्य गैसों के बारे में, तो वायु में अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन व हाइड्रोजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें आपको बता दें कि वायु में इसकी जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है और इस गैस का प्रयोग जो है पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं और यह गैस जो है पृथ्वी को गर्म रखती है। तो यहां पर इतने पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपके पृथ्वी में टेम्परेचर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, अगर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हरित गृह प्रभाव हो जाएगा, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और फिर होगा क्या कि जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो फिलहाल यहां से जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। और इसका प्रयोग कहां होता है, तो इसका प्रयोग जो है पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं और यह गैस जो है पृथ्वी को गर्म रखती है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव, अगर हम इसकी बात करें जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है इसको आप ध्यान से देखिए। जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से अधिक हो जाता है तो उसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। मैंने अभी भी क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो पृथ्वी का तापमान होगा वो ज्यादा हो जाएगा और जब पृथ्वी का तापमान ज्यादा हो जाएगा तो उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले इसको जीन बैसिस्टे फ्यूरियन ने पहचाना था, ये चीज याद रखिएगा।
लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगर पूछा जाए, और ये क्वेश्चन आया है पंजाब टेट में, ये क्वेश्चन आया था, अभी मैं आगे कराऊंगा एमसीक्यू में, वहां दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने पहचाना था, तो आंसर हो जाएगा जीन बैटिस्टे फ्यूरियर। यह नाम याद रखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है कि जो पहाड़ों पर जो बर्फ होती है वो पिघलने लगती है, और जाहिर सी बात है जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी तो वो बर्फ पिघलकर नदियों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो उसका जो जल स्तर होगा वो बढ़ जाएगा, और जब उसका जल स्तर बढ़ जाएगा तो आसपास के जो लोग रह रहे हैं, यानी समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं, मछुआरों की फैमिली के जो लोग रह रहे हैं, नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं, वो बाढ़ से पीड़ित हो जाएंगे और उनके घर में बाढ़ का पानी भर जाएगा और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात। साथ ही साथ यहां बताया गया है कि इसके कारण पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में बढ़ोतरी हो जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा इसका जो है प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को, अगर आपने लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम क्या क्या है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं, तो आपको याद रखना है ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प। ये जो 6 गैसें, इनको नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपकी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और उसमें इनमें से 3 ऑप्शन था और एक ऑक्सीजन था। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको 6 चीजों को याद रखना है, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अब हम इसको ट्रिक से याद करेंगे कि इन 6 के नाम हम जिंदगी में कभी भूले ना कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। तो आप आगे देखिए, यहां पर आपको ट्रिक देखना है, ओ मीना कल काजल लगाना। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, आपको मिल जाएगी और भी कहीं पर, और नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आपको हम यहां बता दे रहे हैं। ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से हो जाएगा ओजोन, मीना से हो जाएगा मीथेन, सॉरी मी से हो जाएगा मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से हो जाएगा जलवाष्प। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, ओ मीना कल काजल लगाना। ठीक है, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। वायुमंडल, वायु आपका खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की परत जो है वो वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल की कई सारी परतें होती हैं, हम इनको भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, जैसे आपको बता दें 5 परतें होती हैं। एक आपका क्षोभ मंडल होता है, एक आपका समताप मंडल होता है, एक आपका मध्य मंडल होता है, एक आपका आयन मंडल होता है और एक आपका वायुमंडल होती है। यानी कि टोटल हमको 5 मंडल के बारे में पढ़ना है, और इन 5 मंडल यानी 5 परत से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीटेट में कई बार बना है, और उम्मीद है कि 2022 में भी बनेगा। तो आप लोग इनको बहुत ध्यान से इनको देख लीजिए। तो वायुमंडल क्या होता है, मैंने बता दिया है कि पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की परत जो है वायुमंडल कहलाती है, और वायुमंडल की कई परतें होती हैं। ठीक है, मुख्यतः 5 परतें पाई जाती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर होती है। देखो कहीं कहीं बुक में आपको 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर 12 किलोमीटर देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने यहां पर औसत ऊंचाई की बात किया तो औसत ऊंचाई जो है इसकी 13 किलोमीटर होती है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बादल, बारिश इसी मंडल में होती है। आपके एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में कि समस्त मौसमी घटनाएं यानी बादल, तूफान, ये सब जो है किस मंडल में होती हैं, तो आपका आंसर क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप 165 मीटर आप ऊपर जाते रहेंगे, 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर है वो आपका कम होता जाएगा। क्लियर है यहां तक? हर एक मंडल का यानी हर एक परत का अपना अपना काम है। जैसे क्षोभ मंडल का काम है कि इसमें सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए बरसात, आंधी, तूफान ये किस मंडल में होता है वायुमंडल के, तो आपका आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। और इस मंडल में आप 165 मीटर की अगर आप ऊपर जाते हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मंडल देखते हैं, समताप मंडल। आप इसको देखकर ही आपको लग रहा होगा कि इसमें कितने पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सीटेट से यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मंडल का तापमान जो है वो स्थिर रहता है, यानी इसमें जो टेम्परेचर होता है वो घटता बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस मंडल में किसी तरह का जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, यानी जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि यहां पर आंधी, तूफान ये सब चीजें जो है, बादल, बरसात ये सब चीजें इस मंडल में नहीं होती हैं। आंधी, तूफान, बादल, बरसात ये सब आपके क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है।
यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। उपयुक्त किस लिए? इसीलिए उपयुक्त है क्योंकि यहां पर आंधी तूफान नहीं आता है। अगर हम हवाई जहाज को क्षोभ मंडल में उड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आंधी आ जाएगी बीच में, तो उनको जो है आपातकालीन लैंडिंग करनी होगी। इसीलिए जो वायुयान उड़ती है वो आपकी समताप मंडल में उड़ती है। और ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में आया है, यूपी टेट में कई बार आया है क्वेश्चन कि बताइए वायुयान के उड़ाए जाने की आदर्श दशाएं किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आपका आंसर समताप मंडल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओजोन परत का काम होता है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और अगर यहां पर ये काम यहां पर और पूछा जाए आपसे कि अल्ट्रावायलेट ए जो होती है, यानी कि जो आपकी पराबैंगनी किरण ए है का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा अधिक होता है, और अल्ट्रावायलेट रेज सी का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा कम होता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने यहां पर। सबसे पहले तो याद रखना है कि इसके तापमान स्थिर होते हैं, इसमें कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान के लिए उड़ाने की सबसे उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, और ओजोन परत का काम होता है पराबैंगनी किरणों को नीचे आने से रोकना। और अगर कहा जाए कि पराबैंगनी किरणों में सबसे जो है ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो वो होती है सी की। अल्ट्रावायलेट सी किरण जो होती है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। ओजोन का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए भी किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये जितने भी पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं भाई मेरे, मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इनको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। इतने पॉइंट आपको हो सकता है किसी भी बुक्स में आपको देखने को ना मिले, तो इनके सारे के सारे पॉइंट जो अभी तक एग्जाम में आए हैं, चाहे पंजाब टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सारे के सारे पॉइंट हम यहां पर लेकर आ चुके हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपके एग्जाम में यूपी टेट में तो अनगिनत बार आया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि अल्ट्रावायलेट की कौन सी रेज जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, तो अल्ट्रावायलेट सी जो है सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। ओजोन ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका आंसर जो है समताप मंडल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे के जो मंडल हैं वो छोटे छोटे हैं, जैसे आपका मध्य मंडल हो गया। तो मध्य मंडल में आपको याद रखना है कि इस मंडल का तापमान सबसे ज्यादा ठंडा होता है, और इस मंडल में उल्का पिंड जो है जलकर राख हो जाता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि किस मंडल का तापमान सबसे ज्यादा कम होता है, तो आपका आंसर जो है मध्य मंडल हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि उल्का पिंड, आपको पता है कि अंतरिक्ष से उल्का पिंड चलता है, तो उल्का पिंड जो है वो आपका कहां पर जलकर राख हो जाता है, तो मध्य मंडल आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयन मंडल, या जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं, तो इस मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, जिससे हम रेडियो, टीवी और फोन का प्रयोग कर पाते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनता है कि जो सैटेलाइट हमारी होती है, जैसे आपको पता है कि आप घर में टीवी देखते हो, तो टीवी में आप देखते हो कि आपने ऊपर एक डिश लगा दिया और आप अंदर बैठ के कुछ भी देख रहे हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या जो भी चीजें आप देख रहे हो बैठ के, कोई भी सास बहू नागिन जो भी आप देख रहे हो, सीरियल वगैरह जो भी है, तो ये कैसे दिखता है? ये दिखता है कि जो हमारे यहां पर बहुत सारे जो सैटेलाइट हैं वो आयन मंडल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि टीवी, रेडियो, फोन, इन सभी की सैटेलाइट किस मंडल में है, तो वो आपका आयन मंडल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इस मंडल से उल्का पिंड जलना शुरू करता है, यानी जो उल्का पिंड आता है वो आयन मंडल से जलना शुरू कर देता है, लेकिन ये कंप्लीट कहां जलता है? कंप्लीट जलता है ये मध्य मंडल में। इस चीज को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गई बात? एक लास्ट मंडल है, इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहां पर वायुमंडल कहा गया, जिसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा परत है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आया है कि बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम आपको याद रखना है। इस मंडल के बाद जो है आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए किस मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी कि आंधी, तूफान, बादल आता है, तो आपका आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, तो आपका आंसर समताप मंडल हो जाएगा। तीसरा पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा मंडल सबसे ज्यादा ठंडा होता है, तो आपका आंसर मध्य मंडल हो जाएगा। चौथा पूछा जाएगा कि बताइए रेडियो तरंगे कहां से जो है परावर्तित होती हैं, तो आपका आंसर आयन मंडल हो जाएगा। और पांचवा पूछा जाएगा कि बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका आंसर हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। अब यहां तक का अगर टॉपिक आपको क्लियर हुआ है तो फटाक से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो, माता जी का नाम लेकर जय माता दी बोलकर लाइक कर दो तुरंत, और सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को भी। चलिए अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
वायु प्रदूषण की बात करें तो जब वायु में अनचाहे कण आ जाते हैं तब वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण कारखानों, वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों से होता है। वायु प्रदूषण एसी, फ्रिज से निकलने वाले सीएफसी गैस, फ्रेयान से भी होता है। तो वायु प्रदूषण के कारण तो आपको पता ही होगा कि भाई जो कंपनी होती है, चिमनियों से जो धुआं निकलता है, जो गाड़ी मोटर से जो धुएं निकलते हैं, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है आपका वायु प्रदूषण होता है। बाकी एसी में, फ्रिज में जो है सीएफसी, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हो, से क्या होता है, फ्रेयान जो है निकलती है और उससे भी वायु प्रदूषण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वायु प्रदूषण और भी होता है, जैसे लकड़ी हो गया, उपले हो गए, उपले जिसको आप बोलते हो गोबर के उपले जो बनाए जाते हैं, आदि जलाने से भी वायु प्रदूषण होता है, याद रखिएगा। और जो यहाँ पर लकड़ी, उपले और कोयले से जो आपके निकलने वाले धुएं होते हैं उनको हम गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। और ये क्वेश्चन सीटेट में आया था कि निम्न में से गैसीय अपशिष्ट किसको कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि लकड़ी, उपले और कोयले से निकलने वाले धुओं को ही हम लोग गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। अब इतनी चीजें अगर क्लियर हैं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? बिल्कुल जबरदस्त टॉपिक है, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। थोड़ी क्लास भले ही लंबी चलेगी क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, पेपर भी हम लोग का जल्दी आने वाला है, तो इसलिए हम लोग को टॉपिक भले ही लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सारे सिलेबस मुझे कंप्लीट करवाना है और पेडागोजी की भी क्लास चलानी है, पूरी की पूरी एमसीक्यू भी करवानी है, तो आपको एमसीक्यू भी बीच बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपका लगभग जो ईवीएस का लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस 1 से 2 क्लासेस और इसकी सिलेबस में बची हैं, लगभग मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। जो छात्र अभी लेट ज्वाइन किए हैं, अभी पहले की क्लासेस में नहीं देखे हैं, तो आप लोगों को मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, सीडीपी की भी प्लेलिस्ट दे दिया है और हमने जो है ईवीएस की भी प्लेलिस्ट दे दिया है, दोनों जाकर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वायु प्रदूषण से प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो प्रदूषित वायु से जीव जंतुओं के साथ साथ इमारतें भी प्रभावित होती हैं। अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो जीव जंतुओं को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान होगा। वायु में ये वाला जो पॉइंट है भाई मेरे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको लिखिएगा और याद करिएगा। वायु में मौजूद CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब मनुष्य के रक्त के हीमोग्लोबिन में मिल जाता है तब मनुष्य को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि आपके ब्लड में घुल जाता है और जब आपके ब्लड में चला जाता है तो वो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होने देता है और फिर इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब आप अंगीठी या हीटर जलाकर आप सोते हो तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो जब आप सो रहे होंगे तो आपके अंदर जाएगा, हीमोग्लोबिन में मिल जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि रात में जो है अंगीठी जलाकर सो गए और सुबह वो सोते ही रह गए, उठ ही नहीं पाए, ठीक है, यानी खत्म हो गए वो। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा करता है तो उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करके बता दो कि सर क्या बता रहे हैं, सुन लो इसको, नहीं तो निपट जाओगे तो हम नहीं जानते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, सीएफसी गैस ओजोन छिद्र को पतला कर देती है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं और मनुष्यों के त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देख लेना है यहां पर। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग जो है फ्रेयान के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो काम है, काम क्या है, यानी इससे जो नुकसान है वो है कि ओजोन छिद्र को ये पतला कर देती है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं और मनुष्यों के त्वचा कैंसर का कारण बनती है। यानी कि अगर पराबैंगनी किरणें नीचे आ जाएंगी तो मनुष्यों में स्किन कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर उनको हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो वायु प्रदूषण के प्रभाव आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ओजोन परत का सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर है, तो दक्षिणी ध्रुव पर हो चुका है ये चीज, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि ओजोन परत का सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ है, तो वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन छिद्र को डाप्सन इकाई से नापते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। ओजोन छिद्र की इकाई क्या होती है, तो डाप्सन इकाई होती है। और ओजोन की परत जब 200 DU से नीचे होती है तब इसे ओजोन छिद्र कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर उसकी परत 200 डाप्सन इकाई से नीचे हो गई है तब हम ये बोलते हैं कि उसमें ओजोन का छिद्र हो गया है। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गई चीजें आप सभी लोगों को? अगर क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, मुझे पता है आप लोग भूल गए हो, ठीक है, जल्दी से कर दो। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी फोर्स करो छात्रों को लाइक करने का, मतलब ये लोग आपका चैनल है यार, आप लोग नहीं लाइक करोगे तो कौन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसिड रेन की, अम्ल वर्षा की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 बार लगातार 2020 और 2021 में यहां से क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। और यूपी टेट और जो स्टेट टेट होते हैं वहां तो ये हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने पॉइंट हम लेकर आए हैं इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं आता है। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल वर्षा क्या होता है। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है।
जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बारिश के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। आपको हम बता दें कि गाड़ी मोटर से सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। जब ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं जब हवा में जाते हैं और हवा में यानी ऑक्साइड जो है पानी के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जलवाष्प की बूंदें जो है भाप के माध्यम से हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। तो जब ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड उनसे मिल जाते हैं तब वो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं और नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं। तो जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, क्या होता है जब बारिश के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इन्हीं को ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आया, अभी हम लोग आगे की तरफ इनको देखेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बारिश के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा से क्या होता है कि पौधों को भी हानि पहुंचती है और जो उनका प्रकाश संश्लेषण है वो काफी ज्यादा धीमा हो जाता है, और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो पत्तियां जो है भोजन नहीं बना पाएंगी और फिर जो वो पेड़ है वो सूख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है पेड़ों पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ बहुत सारी इमारतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अम्ल वर्षा क्या होता है मैंने बता दिया कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बारिश के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। क्लियर हो गया यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहां पर। यह वर्षा मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ा देता है जिससे जीवों को भी हानि पहुंचती है। यह वर्षा भवनों और इमारतों का रंग उड़ा देती है या फिर उन्हें गला देती है। यहां पर गाला लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, उसको गला देती है। इसे स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर या स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है कई बार, तो याद रखिएगा स्टोन कैंसर या मार्बल कैंसर या फिर स्टोन लेप्रोसी किसके कारण होता है? तो वो आपका होता है अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा में क्या होता है कि जो वहां पर भवनें होती हैं, आपने देखा होगा जो भवनें होती हैं उसका रंग उड़ जाता है या फिर वो भवनें गलने लगती हैं। आपने देखा होगा ताजमहल पीला पड़ रहा था, पहले समझ में आई बात, पीला पड़ रहा था, फिर अगल बगल की कारखानों को बंद कराया गया, नहीं तो वो अब तक इतना पीला हो जाता कि जो व्हाइट कलर का जो हमारा ताजमहल था आज वो एकदम से येलो कलर का हो जाता। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर या फिर स्टोन लेप्रोसी किसके कारण होता है? तो वो आपका एसिड रेन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख लीजिए ताजमहल की हालत आप लोग, ये है हमारा ताजमहल जो पहले गोरा गोरा था एकदम से, बाद में जो है एकदम से पीला पीला होगा। देख रहे हो ना, देन एंड नाउ। ये जो है सिर्फ और सिर्फ अम्ल वर्षा के कारण हुआ है। और अम्ल वर्षा क्या होता है मैंने अभी भी बता दिया है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बारिश के साथ जमीन पर गिरती है तो उसे ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। चलिए यहां पर अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं कि ताजमहल भी एसिड रेन का शिकार हुआ था और उसका रंग पीला हो गया था, इसलिए आसपास के कारखानों को बंद कर दिया गया। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का रंग पीला किसके कारण पड़ रहा था तो आपका आंसर होगा कि अम्ल वर्षा के कारण वो पीला पड़ रहा था। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं लंदन धूम की। ठीक है, सदियों में सुबह सुबह दिखने वाला कोहरा धुएं और कुहासों से बना होता है, इसे ही हम लोग लंदन धूम कहते हैं। समझ में आ गई बात? जो आप देखते होंगे सर्दियों में जो कोहरा टाइप का होता है, जो कोहरा और कुहासों से बना होता है, उसे ही हम लोग लंदन धूम कहते हैं। इससे हानि क्या होती है? इससे हानि होती है कि लोगों को सांसों की बीमारी, दमा वमा टाइप का इसमें लोगों को हो जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए। यह घटना यूनियन कार्बाइड कारखाने में 1984 में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी, ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जो देख रहा होगा वीडियो को जिनको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में ना पता हो। यहां बता दूं ये बहुत ज्यादा जो है दुखदायी घटना थी। यहां पर रात में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो आपका रिसाव हो गया था और 8000 से ज्यादा लोग जो है इसमें मारे गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस कारखाने में यह हुआ था तो यूनियन कार्बाइड कारखाना इसका नाम था और 1984 में जो है घटना हुई थी। और इस कांड में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम था जो एक जहरीली गैस थी। याद रखिएगा। ठीक है, आप यहां फोटो में देख सकते हैं पूरा एकदम तबाही का मंजर था उस समय पर। और इसमें जो है 8000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और अनेक लोगों को सांस और आंख संबंधी जो है गंभीर बीमारियां भी हो गई थी। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण रोकने के हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? तो एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग करना, यानी कि जो आप लोग यहां पर चूल्हे पर खाना बना रहे हो उसके जगह पर आप एलपीजी का प्रयोग करिए, गैस सिलेंडर लाइए जिससे प्रदूषण कम हो। सीएनजी यानी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि डीजल और पेट्रोल के वाहन चलते हैं, उसके जगह पर अगर आप जो है यहां पर सीएनजी का प्रयोग करें। आपको हम बता दें एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ हम लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, पवन ऊर्जा का प्रयोग करें, बायोगैस का प्रयोग करें,
तो आपका जो वायु प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। साइकिल, रिक्शा आदि प्रदूषण रहित वाहनों का प्रयोग करें। अगर हमको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कहीं जाना है तो हम बाइक के अलावा, बाइक या स्कूटी के अलावा अगर हम साइकिल से जाएंगे तो जाहिर सी बात है तेल की बचत के साथ साथ प्रदूषण का भी जो है बचत होगा। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ यहां पर क्वेश्चंस करते हैं जो आपके कई सारे एग्जाम में, टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं वायु और वायु प्रदूषण से। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली थ्योरी के बाद में एमसीक्यू करवाता हूं, क्योंकि इस चैनल पर जो है बेटा दिखावा कुछ भी नहीं है। इस चैनल पर आपको बस एक ही काम है कि किसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए 120 से ज्यादा नंबर आपको जो है सीटेट के एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं और आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। आप लोग चैनल को बस खाली सपोर्ट करिए, थोड़ा सा इनको शेयर करिए आप लोग और सब्सक्राइब करिए। यकीन मानिए जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाओगे आपको इन सारी क्लासेस से बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। हालांकि ये 50 और 51 क्यों लिखा है आप चौंक रहे होंगे, तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं, ये मैंने जहां से क्वेश्चन उठाया है वहां पर ये क्वेश्चन नंबर 50 और 51 था, लेकिन अब हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन करवाना था, ठीक है। तो वहां से मैंने सोचा कि चलो आपको करवा देते हैं। चलिए बताइए, श्वेत फेफड़ा या कैंसर किससे होता है? एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से? बताइए। चलिए, तो ये पार्ट मैंने जो है आपको कराया नहीं है, उस पे थ्योरी पार्ट में कोई बात नहीं। यहां पर आप देख लीजिए, टेक्सटाइल से, जो आपका श्वेत फेफड़ा होता है वो आपका टेक्सटाइल से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। निम्न में से किस गैस का गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? मैंने अभी अभी इसको थ्योरी पार्ट में कराया है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 या फिर CO2। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होता है? मैंने बताया था कि ये गैस जब आपकी हीमोग्लोबिन में जाती है तो वो ऑक्सीजन को जो है रोक देती है। समझ में आ गई बात? हमने आपको बताया था ना अभी अभी। और जब वो ऑक्सीजन को रोक देती है तो जाहिर सी बात है उसमें जो पेशेंट है उनकी मृत्यु हो जाती है। और मैंने बताया था कि इसीलिए रात में अंगीठी या फिर हीटर को जलाकर नहीं सोना चाहिए। तो इसका आंसर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि आपके हीमोग्लोबिन में चला जाता है और फिर ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में पहुंचने नहीं देता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। चलिए, देख सकते हो पंजाब टेट 2011 में ये क्वेश्चन आया था। वहीं पर हम बात करते हैं यहां पर अगला जो क्वेश्चन है। अगर दिखाई कम दे रहा है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी बढ़ा दीजिए अपनी अपनी वीडियो का सभी लोग, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बताइए। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH या फिर A और B दोनों? देख सकते हो पंजाब टेट में क्वेश्चन आया है। जितना पढ़ा रहा हूं बस इतना ध्यान से पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। आंसर सभी लोग टाइप करेंगे, लापरवाही नहीं करेगा कोई भी। चलिए, तो A और B दोनों हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 दोनों जो है अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? मैंने अभी भी पढ़ाया जब मैंने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ओजोन परत को हम लोग किससे जो है उसकी इकाई क्या होती है? तो डाप्सन इकाई होती है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो 200 ड्यू, यानी कि अगर आपका 200 डाप्सन इकाई के नीचे अगर आपकी जो है यहां पर परत हो जाएगी तो उसको हम लोग ओजोन परत की जो है ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा हम लोग उसको दे देते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो यार। अभी भी लाइक नहीं क्यों, मतलब क्यों गजब बेइज्जती कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। अभी अभी हमने बताया जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या अभी जब मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था तब मैंने कहा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो यहाँ पर बड़े बड़े जो बर्फ वाले इलाके हैं, ग्लेशियर जो है वो पिघलने लगती है, ठीक है। यानी ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और जो नदी, समुद्र, महासागर है उनके जो जलस्तर है वो बढ़ने लगते हैं। मैंने अभी अभी इसी थ्योरी क्लास में आपको कराया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 55 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य के प्रकाश द्वारा? देख लो, ये दोनों क्वेश्चंस यूपी टेट में आए हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में भी कई सारे आए हैं। तो जब हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहां पर हम लोग आपको बताएंगे, तब तक आप लोग थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो बिल्कुल, अगर आप वृक्ष लगाते हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, और जब ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी तो प्रदूषण जो है कम हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है शायद मेरे हिसाब से, ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था, बच गया था शायद, ये कर लो। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2021 में आया, सॉरी 2020 में आया था क्वेश्चन, सीटेट का क्वेश्चन है ये, सीटेट में आया था 2020 में। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? चलिए अम्ल वर्षा आपको पता है कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल दोनों से होता है, लेकिन जो आपका ताजमहल है वो पीला जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही सारे क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप आपने बनाया है बीएड का, डीएलएड का, वहां पर भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी ये सारी वीडियोज मिल जाए, वो लोग भी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो एक बार लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।